आज हम 11th क्लास के फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग फिजिक्स ऑफ क्लास 11th। जब बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में एंट्री करता है तो उसके दिमाग में केवल एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमने 10th लेवल पर फिजिक्स को पढ़ा था वही 11th में होगा। एक्चुअल में मोड ऑफ स्टडी अलग हो जाता है 11th और 12th में। जब हम एंट्री करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ कॉम्पिटिशन्स, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, जेई मेन है, तो इस तरह के कंपटीशन, एनडीए है, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए अब हमें फिजिक्स को एक इनिशियल स्टेज टू एक हायर लेवल तक जाना है। एक्चुअली कहें तो कि 11th क्लास से ही फिजिक्स शुरू होती है। आपसे इससे पहले आपने कभी फिजिक्स को स्टडी किया है, नहीं किया है, इट इज ए इनिशियल स्टेज। अब यहाँ जब हम फिजिक्स सिलेबस शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के डेफिनेशन जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी फिलोसफर्स हैं, सबकी अपने अपने थॉट्स रहे हैं, बट एक कॉमन वर्ड, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद नेचर। दैट इज द कलेक्शन ऑफ कुछ सम कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, सम लॉज। जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं फिजिक्स में, जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ इसलिए है कि जितने प्रिंसिपल्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करके हम कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस जनरेट करते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं। यदि इसमें 1% भी एरर है या वो कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं है तो आप उस डिवाइस को यूज नहीं कर सकते, वो वर्किंग नहीं, मोड में नहीं होगी। इतनी सारी डिवाइसेस हैं। अब जैसे लॉकडाउन में हम सब अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, आप भी क्लास ले रहे हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सब एक गैजेट के थ्रू हो रहा है। जितने गैजेट्स हैं सब क्या है, फिजिक्स से ही बने हैं। इन सब में प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो भी अपने सराउंडिंग आप मशीन्स देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं, व्हीकल्स देखते हैं, वेपन्स की बात करें, तो ये सब बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। मीन्स ये फिजिक्स की ही एप्लीकेशंस हैं। फिजिक्स यहाँ केवल इतने पे ही नहीं रुकता, इस पूरी नेचर को, इस पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें चाहे हमारे प्लैनेट्स हैं, चाहे हमारे स्टार्स हैं, चाहे हमारी गैलेक्सीज हैं, या हम छोटे से एटम की बात करें, किसी मशीन की बात करें, एक पेन कैसे वर्क करता है, सेलफोन कैसे वर्क करता है, टीवी कैसे वर्क करता है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। जितनी भी हम मशीनें देखते हैं वो सब एक फिजिकल एक्टिविटी भी, जो हम वर्कआउट करते हैं वो भी एक फिजिक्स का ही प्रिंसिपल है। एक जो हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट इस पूरी नेचर में है। अब इस इन्वॉल्वमेंट के होने की वजह से तो फिजिक्स का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। और इस वाइड एरिया को मैं कैसे स्टडी करूं, कहां से शुरू करें, क्या मोड ऑफ स्टडी रखेंगे, तो इन सब को एक सीक्वेंस में रख के हमें 11th का सिलेबस शुरू करना होता है। जैसे आप एनसीईआरटी में जाते हैं, क्योंकि हर जगह सिलेबस क्या होता है, अलग अलग होता है। आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इनके अपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ में इन्होंने कुछ सिलेबस को मेंशन किया हुआ है। तो हम यदि सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो एक एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मेरा फर्स्ट चैप्टर होता है दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड दैट मीन्स द इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद नेचर। टाइप्स ऑफ फिजिक्स, बहुत सारी टाइप्स हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, और जो आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं वो भी एक फिजिक्स के ही एक पार्ट है।
तो इतनी सारी थर्मोडायनामिक्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस के साथ में, क्योंकि पूरी फिजिक्स है उसे छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक पूरी रेंज एक डिवाइड कर लिया है। हीट के अकॉर्डिंग चलेगी, करंट के अकॉर्डिंग चलेगी, मेमोरी के अकॉर्डिंग चलेगी, एटम्स को स्टडी कर रहे हो, यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हो, अर्थ को स्टडी कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में ले जाके, और सबकी अपनी एक मास्टर बनते हैं, सब उसमें जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी में काम करते हैं। तो जो मैं ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा था, जितने व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, व्हीकल्स में चाहे आप साइकिल से शुरू करें और स्पेसशिप तक जाएं, वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, इन्हें बनाते कैसे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन सब को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए इनके प्रिंसिपल में केवल फिजिक्स ही इन्वॉल्व होती है। तो फिजिक्स का साइंस इन्वॉल्व है, बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिक्स। वैसे तो फिजिक्स के साथ में मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन, फिजिक्स और बायोलॉजी कॉम्बिनेशन, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के साथ में हम फिजिक्स को शुरू करते हैं। तो ये बेटा फिजिकल वर्ल्ड में पहले था फिजिक्स, फिर क्या था टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फिर आता है फिजिक्स एंड इट्स एक्साइटमेंट्स। फिजिक्स है, मैंने कहा है कि नेचुरल फिनोमिनन्स को स्टडी करना है, उन नेचुरल फिनोमिनन जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे केवल समझना है। उसके लिए कुछ हम बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। पहले सबने थ्योरेटिकली उन बातों को सोचा, फिर उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट जब सेम आ जाते हैं तो वो एक लॉ बन जाता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप गीता से पढ़ना शुरू करिए और कहीं भी एनर्जी की बात करते हैं तो वो कंजर्व होती है। तो इस तरह के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ में हम फिजिक्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। और फिजिक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। जितने कॉन्सेप्ट आप समझते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर कोई रट्टाफिकेशन तो होगा नहीं कि बस एक डेफिनेशन है आप रट लें। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें आपको पहले पढ़ना है, उन्हें समझना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, तब आप फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में एक्साइटमेंट्स की जब दी बात हुई है तो इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा वाइड होता है। एक एटम से लेके यूनिवर्स तक आप किसी भी खोज को समझना चाहते हैं, उस फिनोमिनन को समझना चाहते हैं, वो ऐसे क्यों कर रहा है। जैसे नासा एक बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में कोई एस्ट्रॉयड इतने डिस्टेंस पर है, यहाँ से पास होगा, इतनी स्पीड है, इतने टाइम में यहाँ पहुँचेगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस केवल फिजिक्स के थ्रू हो सकते हैं। उनकी बहुत अच्छी फिजिक्स है, उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं, वो सबको इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, वो उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके इस तरह के आपको रिजल्ट्स देते हैं। हर फील्ड में एक एक्सपेरिमेंट तभी कर सकते हैं जब आप उसके बारे में एक वाइड नॉलेज रखते हो। उसके बाद आता है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स दैट इज द थॉट, टेक्नोलॉजी इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और टेक्निकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, किसी का इंटरेस्ट होता है केवल उस चीज को एक्सप्लेन करने का, दूसरा बंदा उसी में होगा कि वो उस पर वर्कआउट करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, और जब दोनों रिजल्ट एक्यूरेट हो जाते हैं तो इसलिए मैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को अलग कर ही नहीं सकता, एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केवल स्टडी करने के लिए, केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो मेरा पूरी नेचर है, जो पूरा यूनिवर्स है, उसे मेंटेन कैसे किया गया है, कैसे रुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन ऑन द इलिप्टिकल पाथ, मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ। तो इनमें किस तरह के फोर्सेस हैं,
कौन इन्हें घुमाता है, क्यों ये घूमते रहते हैं, क्या इनके पास चेंज होते हैं, ये कब से घूम रहे हैं, इनके टाइम पीरियड्स क्या होते हैं, इन सब को यदि स्टडी करना है तो बेटा जी हम फिजिक्स को ही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इस नेचर की मेंटेनेंस कैसे हुई, कैसे मेंटेन है ये। तो इसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस पूरी नेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इनमें 4 में पहले होता है वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज ड्यू टू द मास एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। Heavy object attracts the light object. For example, sun attracts the earth and other planets. Earth attracts the moon. क्या केवल अर्थ इन अट्रैक्शन से ही इनकी मेंटेनेंस हुई है? नो। इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट जो मेरा होगा वो है inertial force. Inertial force that is the conservation. जब हम फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं तो उस फोर्स के साथ में एक कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट करेगा जो उसे मेंटेन करके रखता है। जब अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन तो एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फोर्स को बैलेंस करेगा। और ये जो बैलेंस सिचुएशन है इसी की वजह से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इसी तरह से एक होता है, सेकंड नंबर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज आइदर रेस्ट और इन मोशन। और उसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्सेस पूरी नेचर को मेंटेन करते हैं और इस मेंटेनेंस में केवल इन 4 फोर्सेस के साथ में इनर्शियल फैक्टर्स भी होते हैं। तो यदि मैं इस चैप्टर में बात करता हूं बेटा तो इसमें जो कि मेरा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड में जो मेरे पास सबसे पहले सिचुएशन होगी उसमें हम पढ़ेंगे जस्ट फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, और ये फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं? 4। दीज आर द म्यूचुअल फोर्सेस। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस which are mutual forces। कैसे फोर्स होते हैं? म्यूचुअल। What are the mutual forces? Mutual forces, those forces in which force is due to the 2 objects। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में 2 ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। 2 ऑब्जेक्ट्स ही आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसमें एक बॉडी दूसरे पर जितना फोर्स इंप्लीमेंट करती है दूसरी बॉडी भी सेम फोर्स इंप्लीमेंट करेगी। तो दोनों के फोर्सेस सेम होंगे चाहे उनके मासेस डिफरेंट क्यों ना हो। इसी तरह से जितने भी म्यूचुअल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स ने दिया था 2 चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है वो भी सेम होगा। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट चार्ज सेकंड पर जितना फोर्स इंप्लीमेंट करेगा उतना ही फोर्स सेकंड भी फर्स्ट पर इंप्लीमेंट करेगा। तो इन्हें कहते हैं हम कौन से? म्यूचुअल फोर्सेस। तो दीज आर द म्यूचुअल फोर्सेस। इनमें सबसे पहला लिया मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है? इट इज वीकेस्ट फोर्स,
weakest force, and due to mass और inertia, weakest force होता है, इस फोर्स को मैं Fg से रिप्रेजेंट करता हूं, Fg. सेकेंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, weak nuclear force. It is stronger than gravitational force. And this is due to neutrino field. आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. दैट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन जो एक फील्ड इंप्लीमेंट करेगा, जो एक फोर्स अब लगाएगा, उसे कहते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड द थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. EM. It is stronger than weak nuclear force. And this is due to oscillation or motion of charge. Motion of charge. And last one is strong nuclear force. And this is FSN, strong nuclear force. It is the strongest force in nature, and due to the nucleons in the nucleus. These are four fundamental forces and all the forces are mutual forces. अब इनका बेटा एक रेशो होता है जिसे हमें याद रखना है. यदि मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स रेशो, वीक न्यूक्लियर फोर्स रेशो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रेशो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, this would be 10 raised to the power minus 39 ratio, 10 raised to the power minus 12 ratio, 10 raised to the power minus 2 ratio 1. Means जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है 10 to the power 39 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल. तो ये बेटा फंडामेंटल फोर्सेस हैं. इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से ये पूरी नेचर एग्जिस्ट करती है. आप है, हम सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं. एक अटैचमेंट है, अटैचमेंट ड्यू टू द अट्रैक्शन और रिपल्शन. आप किसी को लाइक करते हो, वो आपको अट्रैक्ट करता है. किसी को आप लाइक नहीं करते हो, डिसलाइक करते हो, तो वो आपसे रिपेल करते हैं. इन लाइक और डिसलाइक कॉम्बिनेशन से ही कुछ सोसाइटीज़ बनती हैं, कुछ फैमिलीज बनती हैं. और ये सब सोसाइटीज़ अलग अलग होती हैं क्योंकि जो रिपेल करती हैं वो अलग कॉम्बिनेशन बनाती हैं. तो इस तरह से एक पूरी यूनिवर्स की कॉन्फ़िगरेशंस बनी है. सबका एक क्लासिफिकेशन हो चुका है. इन सब में ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं. अब ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हम 11th और 12th में 1 by 1 पढ़ेंगे. तो ये तो बेटा फर्स्ट कोर्स था मेरा कि हम जो ये इन्वॉल्वमेंट है इसको किस तरह से कंसिडर करते हैं. तो बेटा जी दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स. अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन से मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स ख़त्म होगी.
ये तो ये था कि फिजिक्स है क्या, इसे क्यों पढूं, किस तरह से पढ़ें। अब क्वेश्चन आता है, जब मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को लेता हूँ, तो उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, और जिसके फंडामेंटल्स या टूल्स अच्छे नहीं हैं, वो उसे उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकता। आप बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, आप में बहुत नॉलेज है, बट यदि आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो बेटा जी आप उसको कवर को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगी और मे भी आप ना कर पाएँ, क्योंकि यदि टूल की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह से बेटा फिजिक्स को रटा नहीं जाएगा। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, वन बाई वन कलेक्शंस करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए और उसे इम्प्लीमेंट करते रहिए। और जब उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, नेचर में उन चीज़ों को आप सर्च करें, उन्हें खोजें। कोई भी खोज, यदि कोई फिनोमिनन देखते हो तो उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि इसमें किस तरह का प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहेगा। जैसे आपने देखा होगा टीवी में पर्टिकुलर कुछ शोज आते हैं, एक मनीष पॉल का शोज था, उसमें वो अलग अलग जो भी फिनोमिनन थी, साइंस ऑफ स्टूपिड्स कुछ इस तरह का था। तो उसमें देखा होगा जब वो कोई साइकिलिंग करता है, राउंड करता है, या जो भी फिनोमिनन होती है उसमें पर्टिकुलर नेमिंग्स होती है उसकी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, इसका एंगुलर मोमेंटम ये था। तो ये जितनी भी हम फिनोमिनन देखते हैं, जो हमारी एक्टिविटी है, जितना हम वर्कआउट करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व रहती है, और उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, उस चीज़ को समझना है। अब उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि मैं फिजिक्स को शुरू कैसे करूं। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, एक फाउंडेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में जब मैं अर्थमेटिक शुरू करता हूं, तो मुझे एटलीस्ट काउंटिंग तो पता हो, और काउंटिंग भी 0 से 9 तक तो मैं जानता हूं। यदि मैं इन काउंटिंग्स को समझता हूं, तो उनके कॉम्बिनेशन से मैं और काउंटिंग्स लिख सकता हूँ, मैं टेबल लिख सकता हूँ, मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब आप काउंटिंग समझते नहीं हैं और मैं सीधा आपको एडिशन समझाऊँ, तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है, और ना आप ऐसा कर पाएंगे। अब इस सिचुएशन को यदि मैं देखता हूँ, तो इसमें बेटा जी होगा क्या कि पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल्स की। अब वो टूल्स जो हैं वो कैसे काम करेंगे, क्या टूल्स होते हैं, तो उनके लिए देखिए फिजिक्स में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को लेके, जैसे मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स में मैंने 0 से 9 तक लिया, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ बेसिक फंडामेंटल या कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसीडर करना है, और उन्हीं पर बेस्ड क्या है फिजिक्स होगी। दीज आर द फाउंडेशन। तो जब मैं इन फंडामेंटल्स की बात करता हूं, तो एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, उसे कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यदि मैं यूनिट्स और मेजरमेंट्स को देखूं, तो यहां पर सबसे पहले जो मेरा टॉपिक होना चाहिए वो है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जिस पर फिजिक्स डिपेंड करेगी। और बेटा इन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और विदाउट यूनिट आप किसी भी क्वांटिटी को समझ नहीं सकते। यूनिट ही है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है। मैंने कहा 5, व्हाट इज 5? 5 में भी काउंटिंग ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 5 में जी केजी, यदि 5 केजी है तो इट्स मास, 5 मीटर है इट्स डिस्टेंस, 5 सेकेंड है इट्स टाइम, 5 केल्विन है इट्स टेम्परेचर। तो 5 तो कुछ था ही, जो भी हुआ वो तो यूनिट के बाद हुआ। जब आप यूनिट लगा देते हैं तो बेटा जी वो उस फिजिकल क्वांटिटी का एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है, उसे एक्सप्रेस कर पाती है। तो यहां यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं, तो बेटा जी पहला होता है लेंथ, और इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर। दूसरा होता है बेटा मास,
इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है केजी। तीसरा होता है टाइम, इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है सेकेंड। फोर्थ बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा बेटा केल्विन। फिफ्थ बेटा करंट, ये क्या होगा बेटा एम्पियर, केल्विन को के से एम्पियर। एंड सिक्स वन लुमिनियस इंटेंसिटी, this is the candela, CD, and the seventh one is amount of substance, amount of substance, that is the mole. एंड बेटा पहले तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करते थे, बट अब हम 2 इन्वॉल्व करते हैं। उनमें एक होगा एंगल, एंगल होता है बेटा रेडियन, और एक बेटा सॉलिड एंगल, एंड दिस इज स्टेरेडियन। These are the 9 fundamental quantities, these are the foundation। इन्हीं से बेटा फिजिक्स शुरू करेंगे। इन्हें 1 by 1 समझे। जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्टेज पर देखा, पहली बार आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते, सपोज कोई आपने फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट को देखा, और एक आप यदि साइंटिफिक वे से उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले आपको साइज देखेंगे, साइज दैट इज द लेंथ, किसमें होगा मीटर में। फिर उसे देखेंगे कितना मास है, भारी कितना है, दैट इज द मास केजी में। फिर उसका बेटा रेडियो एक्टिविटी वगैरह से, यदि बहुत पुराना सब्सटेंस है तो उसकी हम एज निकालेंगे, एज इज द टाइम, टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन। देन टेम्परेचर, इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वो गर्म है कि ठंडा है, ये बेटा इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होगी। फिर द करंट, व्हाट इज द एबिलिटी टू मूव, यदि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या उनके अंदर मोशन एग्जिस्ट करता है। फिर आता है बेटा लुमिनियस इंटेंसिटी, वो देखने में ब्राइट है कि डल है, ब्राइटनेस और डलनेस, दैट इज द लुमिनियस इंटेंसिटी। एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे आप पढ़ते हैं कुछ केमिकल, सोडियम है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है। तो एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, आप जब ब्लड सैंपल देते हैं और उसमें कोई भी पर्टिकुलर जो भी हमारा अमाउंट्स होते हैं, जैसे शुगर लेवल है और एसिड हमारे अंदर कितना है, या नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितनी हैं, WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, तो इनके पर्टिकुलर एक अमाउंट होते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उससे ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो उसका क्या लेवल रहा, तो इसलिए क्या लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक बेटा एंगल और सॉलिड एंगल, दीज आर द फेज, यही तो डायरेक्शन देते हैं। इनके बिना उसकी शेप क्या है ये एंगल ही डिसाइड करेंगे। तो शेप के लिए वो किस तरह की बॉडी है, लीनियर है, सुपरफिशियल है, वॉल्यूमेट्रिक है। तो 3 तरह की जैसे फिजिक्स में बॉडी होती हैं, नेचर में बॉडी एग्जिस्ट करती है, कुछ लीनियर होती है, कुछ सुपरफिशियल, मतलब जिसकी बस लेंथ हो, जिसका बस एरिया एग्जिस्ट करे, जिसका वॉल्यूम एग्जिस्ट करे। तो ये बेटा 9 फंडामेंटल क्वांटिटी, दीज आर द फाउंडेशन, इन्हीं पर भी चलेगी फिजिक्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स में यूज करते हैं। आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओ तो जब फर्स्ट टाइम आपकी विजिट होगी तो जो वो आपका डाटा कलेक्ट करेगा उनमें से सब यही होता है। पहले वो आप स्केल के पास ले जाके आपकी हाइट मेंशन करेगा, आपका नाम लिखेगा, नाम तो एक आइडेंटिफिकेशन है। तो पहले हाइट लिया, फिर आपको विंग मशीन पर रखेगा, तो दूसरे में क्या आ गया बेटा मास। फिर आप पूछेगा कितने टाइम से जिंदा हो, दैट इज द एज, दैट इज द टाइम। फिर वो थर्मोमीटर से क्या देखेगा आपका टेम्परेचर, फिर वो जो भी स्टेथोस्कोप से आपका क्या देखेगा प्रेशर, दैट इज द फ्लो ब्लड,
ब्लड का क्या रेट चल रहा है, फ्लो का, दैट इज द करंट। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे फेस के कॉम्प्लेक्शन जो ब्राइटनेस है, डलनेस होता है, चेहरे से पता लग जाता है। वो टंग की पोजीशंस को देखता है, टंग का कलर देखता है, तो वो ब्राइटनेस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। और जब बेटा कुछ काम ही नहीं बनता तो कुछ एंगल्स चेक करता है आइज़ के, फेस के, कि कुछ इस तरह की सिचुएशन तो नहीं बनी है। और जब लास्ट उसका होता है तो वो कहता है बेटा कुछ टेस्ट करा लो। और वो टेस्टिंग में वो कुछ जो भी उसे सिम्टम्स नज़र आते हैं उससे कंसर्न वो उन परसेंटेजेस को जानना चाहता है। और वो किसी भी लेबोरेटरी में ये सब चेक करा कर तब डिसाइड करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ये 9 फंडामेंटल ही उसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देगा। उसे हम समझ सकते हैं तभी जब हमें 9 फंडामेंटल्स पता हो। अब इनमें से यूं तो सबकी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, करंट क्या है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल और सॉलिड एंगल। लेकिन बेटा ये चलो ये तो मैं 1 बाय 1 सारे स्टडी करूंगा, लेकिन मुझे जो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एंगल। हम छोटी क्लास से ही एंगल को स्टडी करते आ रहे हैं, व्हाट इज द एंगल। तो बहुत सारी इसमें भी डेफिनेशन होती है। एंगल इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन और प्लेन टू द अनदर लाइन और प्लेन, एंड एंगल इज द रेशियो ऑफ द आर्क एंड रेडियस। देखो मुझे डेफिनेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि एंगल क्या होता है, किस तरह से इसे हम एक्सप्रेस करेंगे, क्या इसकी यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने लिया एंगल। एंगल क्या होता है, जब मैं एंगल को लिखता हूं, एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। मीन्स यदि आपके पास ये कोई आर्क है, दिस इज द आर्क, और बेटा जी यहां सेंटर, ये है बेटा रेडियस, दिस इज द एंगल थीटा, आर्क इज एल, दिस इज द रेडियस एंड एंगल। और इसकी यदि यूनिट्स की बात करते हैं तो इसमें एक यूनिट होती है मेरी, यदि मैं यूनिट की बात करता हूं, एक लेते हैं हम डिग्री, और एक होती है बेटा रेडियन। तो जो फंडामेंटल्स है उनमें तो रेडियन ही कहा। इस रेडियन से अब यहां कुछ, जैसे 1 डिग्री 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट 60 सेकेंड्स होते हैं, पाई आपने पढ़ा होगा, पाई इन रेडियन दैट इज द 22/7, बट पाई ऑल्सो 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, एंड 1 मिनट 1 डिग्री द 60 मिनट। तो 60 इधर ले जाऊं तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 60 रेडियन, एंड 1 सेकेंड पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 60 इन रेडियन। तो बेटा जी यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180, 1 मिनट को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, सेकेंड को बदलना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 इनकी बेटा रिक्वायरमेंट होगी। और यदि मैं 1 सेकेंड को फिर से बेटा सॉल्व कर दूं, 1 सेकेंड वुड बी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अभी हम कुछ फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, उनमें बेटा इन एंगल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब एंगल में उस लेवल पर नहीं पढ़ सकता जो अपने छोटी क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि एंगल जस्ट आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि उसमें हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं बनी, हमें आगे जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि मैं इससे आगे भी या कुछ चीजों की जरूरत है। तो जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी या रिक्वायरमेंट बनेगी तभी बेटा हम उसे फर्दर स्टडी करते हैं।
और ये एंगल से रिलेटेड एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब ये आप किसी भी लेवल तक जाएं, आप एंगल को इस तरह से स्टडी करेंगे। लेकिन ये बेटा एंगल है, दिस इज द प्लेन। ये 2 डायमेंशनल है, बट यहां पर एक एंगल और कंसीडर करते हैं, उसे कहते हैं हम सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है? दिस इज द एंगल इन ए प्लेन, और वो एंगल इन ए स्पेस। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की जो शेप होती है वो ड्यू टू द सॉलिड एंगल, लाइक ए कोन, स्फीयर। तो प्लेन में एंगल, टोटल एंगल होता है 360, और स्पेस में टोटल एंगल होता है 720। जैसे एक आपके पास रिंग है, बेंगल है, उसका टोटल एंगल देखेंगे आप कितना होगा? 360, दैट इज अ 2 पाई। और जब मैं उसे ऐसे घुमा कर दूं, रोटेट कर दूं, तो एक स्फीयर नजर आएगा। तो 360 वो पहले से था, 360 और रोटेट कर दिया। तो इसलिए बेटा जब हम स्फीयर वगैरह लेते हैं तो उनका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब चलता है। 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। सरफेस 2 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। और बेटा जो क्या होते हैं, लीनियर है, उनकी तो 1 डायमेंशन होगी। तो किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट को जब मैं रोटेट कराना शुरू करता हूँ उसी एक्सिस पर, तो वो प्लेन जनरेट करेगा।